बकवास कर रहे हो? आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई, फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का निगोशिएटर है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। अब ठीक है, पहले क्या था, मूड खराब था, आप लोगों में भी मूड खराब था। मेरे पास लोग आते थे, भैया ये कब होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। अब तो नहीं बिलीव करते ना, है ना? अब तो हो गया ना। हाँ, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला वो। क्या? हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। अब आप सबको, जब आपको ऑर्डर मिले ऊपर से, अच्छा लास्ट बात बताता हूं, ये मैं बात समझा कब, ये ऑर्डर वाली। मैं एक दिन लोकसभा में ना, एक तो प्राइम मिनिस्टर का साइड होता है और एक ऑपोजिशन का होता है, तो एक दिन पता नहीं क्यों मैं उस साइड से जा रहा था ऊपर की ओर, तो वो बैठे हुए थे वहां पे। तो जब मैं वहां से निकला, वो मेरी ओर देख रहे थे सारे के सारे बीजेपी वाले। मैं थोड़ा उनके जानबूझ के थोड़ा ऐसे पास जा रहा था, और मैं, वो घूर घूर के देख रहे थे, मैं भी घूर घूर के वापस देख रहा था। तो एक बीजेपी के सांसद ने पता है क्या बोला, मैं सुन लिया, वो मेरे लिए एक्चुअली था नहीं, मगर मेरे कान में घुस गया वो। क्योंकि ओपोनेंट, मतलब ओपोनेंट गुरु होता है हमारे सिस्टम में, हमारी फिलोसॉफिकल सिस्टम में ओपोनेंट गुरु होता है, वो दुश्मन नहीं होता, वो हमें सिखाता है। और उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, बट हम उसको समझाना चाहते हैं यार तू गलत रास्ते पे चला गया है, प्यार से। तो उसने क्या कहा, उसने कहा पता है, ये जो है ना, मेरे बारे में बोला, ये जो है ना, अपने कॉलीग से बोला, ये जो है ना प्रॉब्लम पता है क्या है? वो बोलता है क्या है? कहता है ये, फिर उसने थोड़ा गंदा शब्द यूज किया, वो मैं नहीं यूज करूंगा, स से, ये किसी खांचे नहीं, ये किसी भी खांचे में नहीं घुसता है, इसको ये कहीं भी नहीं फिट आता है, ये कहीं भी घुस जाता है, अपना करता रहता है। हाँ, मैं और हम सब किसी खांचे में नहीं घुसने वाले लोग। हमारे पास हजारों खांचे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप सिख हैं, ठीक है, पहला खांचा। दूसरा खांचा, आप बॉलीवुड स्टार जैसे हैं लुक में, दूसरा खांचा। तीसरा खांचा, आप भाई हैं, राइट। चौथा खांचा, आप स्पोर्ट्समैन हो, राइट। हम सब के पास हजारों खांचे हैं, जो चूज करना कर लो, किसी एक खांचे में नहीं फंसना। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप फाइटिंग।
नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर आज देश जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो पहले तो सबको बधाई, आपको बधाई, मुझे खुद को भी बधाई। और साथ में आज हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से फिर एक बार भाषण दिया। ये बताया जा रहा है, आज सुबह से ही इस देश को याद दिलाया जा रहा है, एक एक बच्चे को याद दिलाने की कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी वो पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं गैर कांग्रेसी जिन्होंने लगातार इतनी बार भाषण लाल किले से दिया है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस बीच में कई ऐसी चीजें भी हैं जिन पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं एक एक करके उन चीजों पर आता हूं, एक एक करके नरेंद्र मोदी जी की वो चीजें दिखाता हूं, सुनाता हूं, और फिर उसके बाद समझने की कोशिश करूंगा अपने दर्शकों के लिहाज से। आपसे दिखाई जरा नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत छोटी सी क्लिप है, जरा वो देख लें पहले दर्शक। करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। सर, एक तो मोदी जी जो फंबल कर रहे हैं उस पर बड़ी बात हो रही है, फिर वो टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर के कुछ आरोप लग रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर गड़बड़ हो गया। अब सोशल मीडिया पे बकायदा एक कैंपेन चल रही है कि सस्पेंड करिए उस टेलीप्रॉम्प्टर वाले को हर बार जो है। अच्छा, एक बड़ी अजीब विडंबना भी है सर कि जब मोदी जी ओवर एक्साइटमेंट में भाषण दे रहे होते उसी समय ये टेलीप्रॉम्प्टर क्यों जवाब दे जाता है, मुझे ये भी आज तक समझ में नहीं आया। और मैं हमेशा मुझे लगता है कि जैसे ये एक कॉन्स्पिरेसी है। मोदी जी क्या जबरदस्त बोलते हैं, यही बता करके तो भाजपा ने सेल किया इस देश में, यही बता करके तो मोदी जी को दिल्ली की सत्ता तक ले आए गुजरात से निकाल करके, और अब वही मोदी जी की स्थिति यहां पहुंच गई है। खूब इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन मेरा सवाल इसके साथ साथ एक ये भी है कि मोदी जी ने कहा कि इस देश के युवा, यही युवा तो चंद दिनों पहले मोदी जी के घर के पड़ोस में लाठी डंडे से पीटे गए, कील लगी लाठियों से मारे गए, करंट लगाया गया, पैलेट गन फायर कराई गई, क्या कुछ नहीं हुआ। एक शब्द भी नहीं बोला मोदी जी ने युवाओं को। तो ये दोहरा स्टैंडर्ड युवाओं को लेकर के क्यों? एक साथ में दोनों चीजों को समझ लेना चाहता हूं सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। सबसे पहले आपको सारे दर्शक साथियों को, हमारी पूरी टीम को आजादी का जो 80वां वर्ष है उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और उम्मीद करूंगा कि हम सब मानसिक आजादी भी प्राप्त करें अब धीरे धीरे। जैसे मानसिक नक्सल आज मोदी जी ने बताया ना, तो उसके दिमागी नक्सल की बजाय मानसिक जो हमारी आजादी है उस पर भी हम सब फोकस कर पाए, और देश के प्रति हमारे क्या दायित्व है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए उस पर हम सबको विचार करने का ये दिन है। इन शुभकामनाओं के साथ राम प्रकाश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल छेड़ दिया कि मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर। मोदी जी की पूरी ब्रांडिंग अगर आप 2002 से देखेंगे और आज 2026 में आप हैं, तो ब्रांडिंग ही ऑरेटरी की है। और टेलीप्रॉम्प्टर तो राम प्रकाश जी एक मशीन है, और मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने में वास्तव में पारंगत है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया का कोई लीडर शायद ही उनको बीट कर सकता हो इस कला के अंदर, कि किस तरीके से आई को घुमाते हुए दोनों तरफ और उसको लगा करके, और वो बड़ी सहजता से पढ़ पाते हैं। ये उन्होंने उस उम्र में किया है। हो सकता है मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो, मैं तो अपनी बता सकता हूं। मुझसे अब अगर आप कहें कि 4 लाइन आप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दो, हो सकता है मैं 4 वाक्य भी ना पढ़ पाऊं, 4 शब्द भी ना पढ़ पाऊं, हर एक आदमी। लेकिन मोदी जी ने उस कॉज को चैंपियन किया है। आपने कहा फंबल, ये फंबल सामान्य नहीं, इसको कोई कुछ भी कहता रहे। एक तो वो जो शब्द था बायो इकोनॉमी, वो मोदी जी के हिसाब से थोड़ा भारी शब्द है, मान के चलिए आप। जिस तरह का उनका जो चीजें वो बोलते हैं, जो स्तर है, जो उनका जिस तरीके का भाषण का फ्लो होता है, बहुत सारे शब्दों पे वो अटकते हैं पहले भी। उसमें टेलीप्रॉम्प्टर का कोई कसूर नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर वाला कुछ नहीं करेगा, उसने तो प्रोग्राम कर दिया। उसकी स्पीड कंट्रोल वगैरह सारा मोदी जी के हाथ में होता है, जैसे अपने न्यूज रूम के अंदर होता है वैसे ही वहां भी होता है। तो मोदी जी, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन शब्द कई बार कोई ऐसा आ जाए
जो मोदी जी इसके यूज टू ना हो तो उसमें वो फंबल कर जाते हैं। हाँ, एक आध बार कोई होगा टेक्निकल फॉल्ट आ गया, या जैसे रोहिणी में आपने देखा था बिल्कुल अटक के ही खड़े हो गए थे। तो आज अपने राम प्रकाश जी जो 13वां संबोधन था मोदी जी का लाल किले से आजादी के पर्व पे, उसमें जिस तरीके से वो फंबल किए हैं वो बिना कारण नहीं है। उसमें एक सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वो जैन जी का है। जैन जी ने जिस तरीके का दबाव उनके ऊपर बनाया, और आज भी जिस चीज में जैन जी हो चाहे ना हो, हर चीज के अंदर वो युवा शक्ति का कमाल बता रहे हैं। फंबल करते टाइम भी अच्छा आंकड़े भी गलत दे रहे हैं। 2009 में 25 लाख व्हीकल थे, फिर 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। 2009 में कितने व्हीकल इलेक्ट्रिक थे? आप भी तो यही थे, मैं भी यही था। तब तक तो बात ही नहीं हुई थी इसके फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन की, इसकी सारी एनर्जी की कोई उस तरह की लंबी चौड़ी बात नहीं थी। तो मोदी जी के भाषण लेखक भी अपनी अलग क्लास है उनकी, लेकिन आज उन्होंने मोदी जी की ये फॉल्ट लाइन जो है इसको एक्सपोज कर दिया। और सोशल मीडिया पे इस समय जब ट्रेंड करना चाहिए था इंडिपेंडेंस डे, उस समय ट्रेंड ये कर रहे हैं। तो जितनी भी जो चीज आपने देखी आज सुबह से चल ये रहा है कि मोदी जी अटक रहे थे, और जिस तरीके से उसकी ट्रोलिंग की जा रही कि महामानव बुजुर्ग होते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह। तो कहीं ना कहीं जो जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी है, जो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखते हैं, तमाम चीजों में एक्सपर्ट्स भी हैं, उन्होंने भी आत्मविश्वास की कमी से जूझता हुआ बताया किस तरीके से अस्थिर से लगे वो। और भाषण उनका जो है पिछले 4 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा था, केवल 76 मिनट्स बोले आज। अदरवाइज वो 103 मिनट तक भी बोले इन 13 सालों में, अगर आपका ध्यान हो तो अब जो ये फंबल था इसको अब छुपाना बहुत आसान नहीं रह गया है, क्योंकि 24 घंटे जब कैमरे पे और लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उसको छुपाना आसान नहीं होता। तो इसमें बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, जो बुनियादी संख्याओं में भी अगर आप लड़खड़ाते हैं, वाक्यों की लय खो देते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर से भी जूझते दिखाई देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ और है जो सामान्य उसमें प्रयोग नहीं किया जाता। जब आपकी, जैसा आपने ओपनिंग में बड़ी अच्छी बात की कि पूरे के पूरा जो आपकी प्लेसमेंट है पूरी दुनिया के अंदर या देश की पॉलिटिक्स के अंदर, वो है ही आपकी ऑरेटरी के कारण, भाषण कला के कारण। और वो किस पे थी? वो स्क्रिप्ट पढ़ने पे थी। और स्क्रिप्ट की ही अगर समस्या बन जाए तो फिर मामला गंभीर है। इसीलिए संभलने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी की अगर ऑरेटरी नहीं है तो फिर क्या है? पढ़ के पर्ची से सारी दुनिया ने देख लिया। और आज वो पहले से ज्यादा कहीं ज्यादा लड़खड़ा रहे थे, उनका आकर्षण भी लगातार कम होता दिखाई दिया। आपने जिस तरीके से देखा, भाषण देने की जिस कला के लिए वो मशहूर थे, वही अब धीरे धीरे अलग अलग मौकों पर उनकी कमजोरी स्टेब्लिश होती जा रही है। चाहे किसी के सामने पर्ची से एक्सीलेंसी पढ़ना, चाहे 3 वाक्य भी आपने देखा होगा जिस तरीके से गल्फ में 3 वाक्य भी पढ़ रहे थे। तो साफ देख सकते हैं आप कि आत्मविश्वास की कमी है और उसका आदमी के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। कम आत्मविश्वास वाला, घबराया हुआ और डगमगाता हुआ सा प्रधानमंत्री आज मोदी जी दिखे, इसमें कोई शक मत मानिएगा। और ये कहीं ना कहीं इसमें एजिंग भी एक फैक्टर हो सकता है, संख्याओं और वाक्यों में लड़खड़ाने का एक समस्या हो सकती है। टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे भाषण देना, यही उनकी कला थी जो अब उनसे कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। सवाल अब क्या है कि इसको मोदी जी कैसे ओवरकम करेंगे। ओवरकम करने का केवल एक ही तरीका है कि भाषण राइटर जो भी है उसको केवल 2 वाक्य बता दिए जाए कि प्रभु ऐसे वाक्य मत लिखो जो मेरे बस के ना, बायो इकोनॉमी और पता नहीं क्या क्या, नई चीज बस की है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बहुत सारे नेता करते हैं ऐसा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन अगर आप आज ओवरऑल मोदी जी का भाषण देखेंगे तो पूरे तरीके से, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें पूरा 76 मिनट्स की, तो उनका जो चेहरा था बिल्कुल निस्तेज था, मुखमंडल बिल्कुल निस्तेज, हताश देह भाषा थी, थकी हारी जल्लाहट भरी आवाज थी और घिसी पिटी खोखली बातें थी। टू दैट एक्सटेंट के इस पवित्र अवसर की जो गरिमा है राम प्रकाश जी, वो भी एक अवसर पर खोती हुई दिखाई दी। उस पर आगे आप बात करेंगे मुझे उम्मीद है। लेकिन कुल मिलाकर के जो कंटेंट का डेफिसिट मोदी जी के हर एक भाषण में होता ही है, विजन का डेफिसिट हमेशा ही होता है, रिपोर्ट कार्ड कभी वो बताते नहीं है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब इनकी फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज करने लगी है और वो जनता उस पर पहले से ज्यादा रिएक्ट भी कर रही है, क्योंकि दे आर ऑन ए वीक फुटिंग नाउ। अब दिक्कत ये है कि बायो इकोनॉमी को लिखेंगे क्या, जैव अर्थव्यवस्था, वो और कठिन हो जाएगी। जैव आधारित अर्थव्यवस्था लिखेंगे और कठिन हो जाए, कहां तक बोले। खैर, मैं मोदी जी के उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं हिंदी के हिसाब से बात कर रहा हूँ सर। लेकिन मोदी जी की जो बात है, जिस हिसाब से मोदी जी आज बोल रहे थे, कई सारी चीजें बहुत अहम रही। हालांकि जिसकी उम्मीद थी देश को, उस तरफ वो कहीं नहीं गए। लेकिन आज फिर मोदी जी ने एक नया शब्द गढ़ा और इस शब्द को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। सुनाता हूं मैं, सुनाइए जरा।
वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। सर, ये जो दिमागी नक्सल है, इस शब्द का कितना प्रयोग आपने देखा है? भाई 4 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता हो गई आपकी, पहली चीज। दूसरी, जो मोदी जी ने इस दिमागी नक्सल की रूपरेखा में जितनी बात कही, प्रस्तावना में जितनी बात कही, वो सारी चीजें तो अभी हाल के जेनजी आंदोलन से जाकर के जुड़ रही हैं। एक तरफ यूथ को कमाल की बात बता रहे हैं और दूसरी तरफ वो जेनजी आंदोलन से जुड़ती हुई बात और दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, या फिर ये टारगेट किसी और को कर रहे हैं? हम समझने में क्या गलती कर रहे हैं उसको? राम प्रकाश जी, बीजेपी, आरएसएस, आईटी सेल और जितना भी उनका इकोसिस्टम है, उस सारे को आज तक ये समझ में नहीं आया है कि इस जेनजी वाले मामले को टैकल कैसे किया जाए। कंफ्यूज्ड। कभी उनकी ट्रोलिंग करने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, बजरंग दल के नाम पर बच्चों से मारपीट करते हैं, और कभी फिर मोहन भागवत बॉम्बे में नीता अंबानी ऑडिटोरियम में जाकर के उनको अपने से ज्यादा राष्ट्रवादी, शिक्षित और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। मेरी चिंता राम प्रकाश जी इससे कतई दूर है, और वो चिंता क्या है कि इनके चाल चरित्र चेहरे को हम सब देश जानते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जो ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है कि लाल किले की प्राचीर से देश की आजादी के अवसर पर क्या भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की घटिया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया? और ये भाषा क्या है समझना पड़ेगा आपको। दिमागी नक्सल कौन होता है? आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो आप दिमागी नक्सल, आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप दिमागी नक्सल, आप मेरा विरोध करेंगे तो आप दिमागी नक्सल। अगर ये डेफिनेशन है तो फिर आप डेमोक्रेटिक देश के, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री कैसे कहेंगे अपने आप? देन यू आर ऑटोक्रेट ऑफ कोर्स। तो जो सवाल मुक्त जो आपको जीवन शैली सिखाई गई है उस 100 साल पुरानी आरएसएस की, वो आपके दिमाग से कहीं ना कहीं वो चल रहा है बाहर। इससे पहले आपने देखा कि अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, ये 3 शब्द याद होंगे ना आपको। सोरोस फंडेड, विदेशी एजेंट, सीआईए के एजेंट, ये सारे शब्द बता रहा हूं। तो ये जितने भी अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग था, इनको लेकर के आप जैसे कई साथियों ने जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को बाकायदा आरटीआई लगाई कि साहब ये अर्बन नक्सल क्या होता है, जरा इस शब्द की हमें व्याख्या बताइए आप। या अब जैसे ये नया दे दिया दिमागी नक्सल, या और तो गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई शब्द हमारे उसमें है नहीं। एक ये और शब्द बहुत जबरदस्त फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, आपको याद होगा, एंटी नेशनल। एंटी नेशनल शब्द की भी कहीं कोई व्याख्या नहीं है हमारे संविधान के अंदर, ये इनका अपना बनाया हुआ है कि किसी के ऊपर यूएपीए लगा दो, किसी के ऊपर कुछ और लगा दो। तो वो सारी की सारी चीजें, ये एक बहुत चिंतनीय स्थिति है कि लाल किले की प्राचीर से 80वें आजादी के दिवस पर प्रधानमंत्री सवाल पूछने वाले या असहमत लोगों को क्या कह रहे? दिमागी नक्सल। कल्पना कीजिएगा इस बात। लाल किले की पवित्र प्राचीर से अपशब्द कहते हैं और लोगों को दिमागी नक्सल बताते हैं। तो ये दिमागी नक्सल कौन है? मोदी जी को ये भी बताना चाहिए था। मेरा और आप जैसा जो कम बुद्धि का आदमी है, हम तो यही सोचेंगे कि भाई ये जेनजी आंदोलन करके हटे, मोदी जी से चिड़े हुए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत है कि रात को 11-11 बजे जब उनके लिए रील बनाते हैं तो उनको तो क्या ही कहते होंगे, कैसे कह सकते हैं? फिर मेरा आप बच गए, हमारे जैसे जो 50-40 लोग देश में बचे हुए हैं जो मोदी जी से सवाल पूछते हैं, उनकी नीतियों में नुक्ताचीनी करते हैं, तो वो हो सकते हैं। या मोदी सरकार की नाकामी और बार बार परीक्षा के पेपर लीक होने के खिलाफ विरोध करने और जवाबदेही की मांग करने वाले बेबस युवा, वो उनकी दिमाग में नक्सली है। बेसिकली इस शब्द पर ही, लाल किले की प्राचीर पर जब ये कहा जाए तो ये